नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों कक्षा छठवीं में यानी 6th स्टैंडर्ड में आज हम पढ़ेंगे इतिहास और नागरिक शास्त्र। यानी बच्चों आज का विषय है इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो बच्चों जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आज का पाठ है भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास यानी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो बच्चों आज का पाठ है भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में बच्चों अगर इतिहास की बात करें तो क्या आप जानते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। बच्चों इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है और इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। यानी बच्चों जब इतिहास की बात करते हैं यानी ऐसा ही हुआ था, अब भूतकाल में जो भी घटित घटनाएं हैं वो इतिहास बनते हैं। तो हम विस्तार से देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जो आज पाठ पढ़ने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास, ये आप अनुक्रमणिका इंडेक्स में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। बच्चों पाठ्य पुस्तक की बात करें तो इस पाठ्य पुस्तक की विशेषता बच्चों यहाँ पर घटक दिया गया है और इसके साथ साथ आगे क्षमताएं दी गई है। तो इस पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि किस घटक से आप क्या सीख पाएंगे पूरे वर्ष भर यहाँ पर दिया गया है। जैसे इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भौगोलिक विशेषताओं का जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है इसका बोध हो पाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके अंदर क्षमताएं विकसित हो पाएंगी। आइए आगे बढ़ेंगे। ये है पाठ्य पुस्तक का लास्ट पेज, अंतिम पेज जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यानी कक्षा छठी जो इतिहास की बात कर रहे हैं बच्चों, इतिहास और नागरिक शास्त्र की जो पाठ्य पुस्तक है ये उसका मल पृष्ठ है। आइए हम शुरुआत करते हैं पाठ की भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास यानी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। बच्चों इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, यानी इस पाठ के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास के अंतर्गत और क्या क्या है बच्चों, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये है, और इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास इस पाठ के अंतर्गत ये हैं जो सब टॉपिक कह सकते हैं। तो बच्चों आज हम जो देखने वाले हैं इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। आइए आगे बढ़ेंगे। इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। बच्चों मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है यह हमने 5वीं कक्षा में विस्तार से देखा है। आदि मानव के जीवन स्तर एवं तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन उसके परिसर में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार संबंध थे ये भी हमने पढ़ा। दाहिनी और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं इस आदि मानव के जीवन स्तर के तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन के बाद परिसर में तमाम जो परिवर्तन हुए ये हमने पिछली कक्षा में यानी कक्षा 5वीं में आपने इसका अध्ययन किया हुआ है। इसके साथ ही और क्या आपने अध्ययन किया हुआ है, अश्मयुगीन संस्कृत से लेकर नदी तट की कृषि प्रधान संस्कृत तक की मानवीय संस्कृत की ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार संपन्न हुई इसका भी अवलोकन बच्चों ये आपने पिछले साल अर्थात कक्षा 5वीं में अध्ययन किया है। अश्मयुग की मतलब स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो बच्चों इसे भी आपने अध्ययन किया हुआ है। आइए आगे बढ़ेंगे। इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। बच्चों मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। राइट, ध्यान रखिए, यानी मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, स्थान, काल, व्यक्ति और समाज, ये 4 प्रमुख आधार स्तंभ
यानी अर्थात ये घटक हैं, और इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं है। तो ध्यान रखिए, स्थान, काल, व्यक्ति और समाज। बच्चों, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं हम सीख रहे हैं उसी क्रम में। तो इनमें से स्थान घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध है। जो आप देख सकते हैं, भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। दाहिनी ओर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से इतिहास और भूगोल जो है किस तरह से इनका जो क्लोज रिलेशन की बात करते हैं, निकट संबंध है। जो आप देखते हैं जब सोशल सब्जेक्ट की बात आती है, राइट, तो इतिहास और भूगोल दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं। हम जहां रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारी खान पान, वेशभूषा, मकानों की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप में निर्भर रहती हैं। हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है। जैसे आप बाईं ओर जो चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रम से बड़ा हुआ होता है। बाईं ओर जो चित्र देख पा रहे हैं, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह से लोग रहते हैं, कितना उनको संघर्ष करना पड़ता है। नीचे अगर जाना होता है तो आप सोचिए कितनी तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है, तो मैदानी क्षेत्र में जहां उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये बच्चों अगर हम समझ सकते हैं परिणाम क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियां जो है कम मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है बच्चों, मैदानी क्षेत्र में जो खाद्यान्न है वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, ऐसे में अन्न के लिए, यानी लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए पदार्थों पर अधिक मात्रा में रहना पड़ता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, ज्यादा ऊंचाई के जो क्षेत्र है जहां पर लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में और अधिक परेशानी बढ़ जाती है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियां और प्राणियों में पाए जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीवन के साधन होते हैं। उन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती है। यहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, वहां मानवीय समाज दीर्घ काल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दाहिनी स्क्रीन पर दिया गया है कि जहां पर जैसे मैदानी क्षेत्र है या नदी के तटवर्ती क्षेत्र है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है, जहां पर खेती के अवसर अधिक होते हैं, सिंचाई की सुविधा होती है, ऐसे क्षेत्रों में देखिए बच्चों जहां पर मानव का संकेंद्रण यानी पॉपुलेशन जो है आप देखेंगे कि वहां पर अधिक रहती है। यानी तो इस तरह से यहाँ पर यानी जहां पर जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, वहां मानवीय समाज दीर्घ काल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। बच्चों कालांतर की अगर बात करें, देखिए अगर बस्तियों का रूपांतरण धीरे धीरे ग्रामों और नगरों में होता गया, पर्यावरण का ह्रास या कभी अकाल पड़ा, बाईं ओर आप देख सकते हैं अकाल पड़ने की स्थिति में क्या हो जाता है, या कभी आक्रमण या अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव होता है, तो लोग गांव छोड़कर जाने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे में देखिए गांव, बस्तियां, नगर उजाड़ हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध होता है। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अकाल का चित्र। बच्चों देखिए भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बच्चों हमारे भारत देश का विस्तार बहुत विशाल है। उसकी उत्तर दिशा में हिमालय, तो उत्तर दिशा में अगर हिमालय की बात करें तो आप देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तलवार के आकार जैसा 2400 किलोमीटर की लगभग जो है फैला हुआ है। तो आप देखिए हिमालय, अगर आप देखेंगे पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, आप देखिए आप जो गोल दिखाई दे रहा है, तथा पश्चिम में आप आइए तो आपको अरबियन सी यानी अरब सागर दिखाई देगा। वही दक्षिण में आप आइए तो दक्षिण में आपको क्या दिखाई देगा, हिंद महासागर। तो आप इस तरह से हिंद महासागर देख पा रहे हैं। नीचे आप देखिए तो भारत के अंडमान निकोबार आप देख पा रहे हैं, दाहिनी ओर देखिए नीचे, तथा
अगर लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप है, आप देखिए पॉइंटर के द्वारा बताया जा रहा है। तो लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हम समझ रहे हैं। बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें इस भूप्रदेश को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी भूप्रदेश का उल्लेख हम प्राचीन भारत के रूप में करने वाले हैं। बच्चों, जब प्राचीन भारत की बात करते हैं, जैसे वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है, ये देखिए जो पाकिस्तान की बात की, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है, और पूर्व में देखिए बांग्लादेश जो आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा बांग्लादेश। तो बच्चों, ये 1947 के पहले, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो 1947 के पूर्व ये प्राचीन भारत के अंग थे। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। आइए बच्चे, भारत की भौगोलिक विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया का विचार करें तो निम्न 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार, समुद्री तटों के प्रदेश, समुद्र में स्थित द्वीप, जिसमें से बच्चों आज हम हिमालय के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। दाहिने स्क्रीन पर आप हिमालय पर्वत को देख पा रहे हैं। ये देखिए हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां आपको दिखाई दे रही हैं। बच्चों, हिमालय की बात करें तो हिंदकुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदकुश दिखाई दे रहा है, हिंदकुश, और बच्चों ये देखिए पूरा हिमालय आपको दिखाई दे रहा है उत्तर दिशा में। तो इस तरह से आप देखिए एक अभेद्य दीवार के रूप में आप इसे देख सकते हैं, और इस दीवार के कारण भारत उपमहाद्वीप मध्य एशिया के जो मरुस्थल से अलग हो गया। परंतु हिमालय के खैबर, अगर खैबर की बात करें तो यहाँ देखिए खैबर आपको पास दिखाई, खैबर पास दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है। यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई है। तो बच्चों, हम हिमालय की बात करें, चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया से होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, रेशम मार्ग का मतलब सिल्क रोड जिसे कहते हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। बच्चों, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु थी। इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया। अनेक विदेशी यात्री भी इसी मार्ग द्वारा भारत में आए। तो हम बच्चों सिल्क रोड की जो बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहिनी ओर ये सिल्क रोड आपको दिखाई दे रहा है, जो रेड से दिखाई दे रहा है बच्चों ये वो स्थलीय भाग पर है, और जो ब्लू से आप देख पा रहे हैं नीले से, वो समुद्री भाग में है। राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि हम बात कर रहे हैं जो सिल्क रोड की बात कर रहे हैं, तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला, और प्राचीन काल में इसी के रास्ते चीन से दूसरे देशों को रेशम भेजा जाता था, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग रखा गया। तो चलिए बच्चों, हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। आइए अब अभ्यास कर लेते हैं, आज हमने क्या सीखा। तो चलिए स्क्रीन पर एक कथन है, आपको देखना है कि क्या ये कथन सत्य है। तो ध्यान से सुनिए। स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक हैं। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए आपने मिला लिया होगा। आइए कथन और देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। कथन है, वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1847 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। तो बच्चों पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1847, आप याद कीजिए हमने इसकी चर्चा की थी। तो क्या ये 1847 ईस्वी सन सही है? इसके पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। आपको तुरंत याद आ गया होगा। यस, तो मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा। उत्तर मिला लीजिए। कथन असत्य है, तो सत्य कर कैसे लिखेंगे? वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। 1947, 1847 नहीं था। आपको याद आ गया होगा। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।